दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे गुजारिश, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। चलिए बात शुरू करते हैं। दुनिया भर में जहाँ भी कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन होते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन का हो या फिर ब्रिक्स का हो, G7 हो, SCO हो, हर जगह शांति 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 की बात की जाती है। पीस कैसे लाया जाए दुनिया में। बावजूद इसके दुनिया हमेशा से कहीं न कहीं युद्ध के ज्वाला में धधकती रहती है। आज के संदर्भ में भी एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है, तो वहीं ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है, जो ईरान के प्रॉक्सी के रूप में हमास हिजबुल्ला के साथ इजराइल लड़ रहा है। हालिया घटनाक्रम में स्थिति ये है कि ये तो दोनों युद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन आज से 4 दिन पहले अर्थात सोमवार के आसपास, सोमवार या मंगलवार को चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया था। तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी एकदम, वहाँ भी युद्ध की आहट एकदम सामने दिख रही है। तो इन सभी मामलों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति वास्तव में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। क्या बात शुरू करते हैं इजराइल से। इजराइल ने याह्या सिनवार को खत्म कर दिया, मार डाला। इसके बाद से पूरी दुनिया में ये चर्चा चलने लगी कि इजराइल ने एक तरह से हमास का सफाया कर दिया। हिजबुल्ला के को, नसरुल्ला को मारने के बाद कई कमांडर और उसके फिर दोबारा सदर बने, उनको भी मारकर लेबनान में उसका अभी भी ऑपरेशन जारी है। इसके बाद दुनिया में चर्चा चलने लगी कि इजराइल जो है वो अपने दुश्मन हमास और हिजबुल्ला को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और नेतन्याहू ने भी अपने बयान में कहा कि हिसाब बराबर हो, लेकिन लगता नहीं है कि हिसाब बराबर हुआ है, क्योंकि चीन के सुप्रीमो आयतुल्ला खमेनी ने साफ कह दिया है कि सिनेवार के मारे जाने के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ है और हमास को ईरान का समर्थन बदस्तूर जारी रहेगा। अर्थात हमास जो विचारधारा है, उस विचारधारा को तो अभी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, हमास कमजोर जरूर हुआ है और उसे फिर से संगठित होने, फिर से ताकतवर होने में समय लगेगा। ईरान कितना समर्थन दे पाएगा हमास को या फिर हिजबुल्ला को, यह तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह ऐसा सांप है जो अपना फन फिर तान सकता है। अभी हाल ही में हिजबुल्ला की ओर से 70 किलोमीटर दूर से नेतन्याहू के घर के सामने, एक तरह से घर पर ही ड्रोन से हमला किया गया। यह स्थिति उस तनाव में घी का काम कर रहा है। तो वहीं एक दूसरी घटना में 2 आतंकवादी जॉर्डन आर्मी के वर्दी में इजरायली सीमा में कांटेदार तार को कटर से काटकर घुस रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने मौके पर ही दोनों को
गोली मार दी। और इसके साथ ही इजराइल का अब जॉर्डन के साथ भी रार होने लगा है, और ऐसा लगता है कि अब इजराइल का रुख जॉर्डन की तरफ मुड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर यह प्रकरण, यह युद्ध रुकने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का मामला, इसमें भी दो बड़े अपडेट हैं। एक अपडेट ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने संसद में विक्ट्री प्लान का प्रस्ताव पारित किया है। इस विक्ट्री प्लान में यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है, यूक्रेनी सेना को रूसी सेना के मुकाबले ताकतवर बनाना, साथ ही सहयोगी देशों से रूस के अंदरूनी हिस्सों में हमला करने की अनुमति लेना, यूक्रेन में बफर जोन के निर्माण से बचने के लिए रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के सैन्य अभियान को जारी रखना। इसके साथ ही यूक्रेन की धरती पर तैनात गैर परमाणु राजनीतिक निवारण पैकेज के माध्यम से रूस को रोकना। इसके अलावा यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से संयुक्त संरक्षण प्राप्त करना और आर्थिक क्षमता के लिए इनका संयुक्त इस्तेमाल करना, और युद्ध के बाद पूरे यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जगह यूक्रेनी सैनिकों को तैनात करना। इस विक्ट्री प्लान को अपने संसद में पास करने के बाद इसे लेकर वह यूरोपीय यूनियन में भी गए, वहां भी इन्होंने कहा। हालांकि मजेदार बात यह है कि जेलेंस्की के इस विक्ट्री प्लान पर खुद यूक्रेनियों को ही भरोसा नहीं है, तो फिर यूरोपीय यूनियन का कितना भरोसा होगा। इस विक्ट्री प्लान को लेकर यूरोपीय यूनियन की ओर से कोई बहुत सकारात्मक बयान किसी का नहीं आया है। तो वहीं रूस ने इसे सिरे से खारिज किया है और कहा है कि रूस का नेटो में शामिल होने का सपना महज सपना ही बना रह जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इस दुनिया में पागल, सनकी इत्यादि नामों से जाने जाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की 12,000 सैनिक रूस के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। रूस के पूर्वी क्षेत्र जो है व्लादिवोस्तोक के उत्तर में उसूरिस्क नाम का जगह है, वहाँ एक सैन्य अड्डा है, और वहाँ ये कोरियाई सैनिक, उत्तर कोरिया के सैनिक, इनकी संख्या लगभग 12,000 बताई जाती है। कहीं 11,000 बताई जा रही है तो कहीं 12,000 बताई जा रही है। अलग अलग मीडिया आउटलेट अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 12,000 सैनिक पहुंच चुके हैं वहां, और ये रूसी हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ ये लड़ सके। अब उत्तर कोरिया के सैनिकों के रूस पहुंचने के बाद विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि चीन की आर्मी भी रूस के सपोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने पहुंच जाए। हालांकि ये काल्पनिक अभी लग रहा है, लेकिन अगर मान लें, कल्पना कर भी लें कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो स्थिति और कितनी भयावह होगी। वैसी स्थिति में जब यूक्रेन की सेना काफ़ी कम पड़ गई है और यूक्रेनी सरकार युवाओं से सेना में भर्ती होने का आह्वान कर रही है और 14 लाख सैनिक बहाल करने की योजना पर काम कर रही है। फिर अब रूस यूक्रेन से हम थोड़ा
शिफ्ट होते हैं चीन की तरफ। तो बीते सोमवार मंगलवार को युद्धाभ्यास करते हुए चीन ने एक तरह से ताइवान को चारों ओर से घेर लिया था। चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही थी और ताइवान को डराने के लिए 153 फाइटर जेट उसके ऊपर से उड़ाए गए। ताइवान के रक्षा मंत्री ने भी बताया कि चीन की सेना ने फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के युद्धपोतों की मदद से जोरदार अभियान किया। चीन के इस कदम की ताइवान ने निंदा की है और उकसावे की कार्रवाई बताई है। चीन हमेशा से ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये विवाद ताइवान और चीन का है क्या। वास्तव में वर्ल्ड वार 2 के पहले, काफी पहले, ताइवान वास्तव में चीन का हिस्सा था, लेकिन बाद में यह जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वार के बाद जब जापान हारने लगा तो जापान का कब्जा ताइवान से हट गया और ताइवान ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया। हालांकि चाइना ने इसे माना नहीं कभी और चाइना फिर से उस पर अपना कब्जा जमाते रहा। वास्तव में वर्ल्ड वार 2 के पहले देखा जाए तो चीन में 1925 के आसपास, 1925 से लेकर 1945 तक चीन में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। यह गृह युद्ध जो थी वह चीन के नेशनलिस्ट समूहों में और कम्युनिस्टों के बीच थी। अंततः कम्युनिस्ट जीते और चीन पर उनका कब्जा हुआ और जो नेशनलिस्ट थे वो वहां से भागकर ताइवान में शरण ले गए, ताइवान में आकर अपना रहने लगे। उसके बाद से भले ही चीन इसे अपना हिस्सा मानता हो, कहता हो, लेकिन वहां की तासीर जो है वह चीन के खिलाफ है। चीन का आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे शॉर्ट में PRC भी कहते हैं। वहीं ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात ROC है। ताइवान के समर्थन में एक तरह से अमेरिका बहादुर है, लेकिन जब चीन वहां युद्धाभ्यास कर रहा था, ताइवान को डरा रहा था, धमका रहा था, तब अमेरिका की ओर से एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिससे लगे कि वह ताइवान के सपोर्ट में है। आज ताइवान की स्थिति यह है कि वह दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है और पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए एक तरह से ताइवान पर निर्भर है। ताइवान ने भी यह अंदेशा जताया है कि अगर स्थिति इसी तरह रही तो हो सकता है कि अगले 5 वर्ष में चीन ताइवान पर एक बड़ा हमला कर दे और ताइवान के बहाने अमेरिका इस रीजन में, इंडो पैसिफिक और रेड सी, साउथ चाइना सी इलाके में अपना वर्चस्व दिखाता है। तो यह जियोपॉलिटिक्स ऐसी बनती है कि इधर भी एक युद्ध का माहौल बनने लगा है। अगर यह रीजन अस्थिर होता है तो इसकी चपेट में एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा और दुनिया, साथ ही दुनिया भी प्रभावित होगी।
अब चलते हैं उस सन की तानाशाह की तरफ, जिसने हाल ही में अपने लोगों को कहा है कि दक्षिण कोरिया को अपना शत्रु मानो। कहा क्या है, इस आशय के लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है, उन्होंने संविधान तक को बदल दिया है और संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रु देश के रूप में चिन्हित किया है। अभी ये है कि किम जोंग उन ने पिछले 3-4 दिन पहले अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में सैनिकों को सख्त हिदायत दी है कि दक्षिण कोरिया के सैनिकों को कट्टर दुश्मन मानिए और जरूरत पड़ने पर हमला करने से तनिक भी संकोच न करो। अभी यह बयान देने के 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली जो सड़क थी और रेल मार्ग जो थे, उसको किम जोंग उन ने धमाका करके उड़ा दिया। तो वहां भी युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, युद्ध की आहट दिखने लगी है। वह ऐसा ज्वालामुखी बन रहा है कि जिससे कभी भी लावा फट पड़ सकता है, क्योंकि इस तानाशाह के सोच का कोई अंदाजा नहीं है कि वह कब कौन सा एक्शन ले ले। इस तरह देखा जाए तो दुनिया के 2 युद्ध चल रहे हैं। इस 2 युद्ध में एक तरह से देखा जाए तो दुनिया की आधी आबादी किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। जैसे रूस यूक्रेन में, यूक्रेन के पीछे नेटो है, मतलब कि पूरा अमेरिका और यूरोप है। तो वहीं इजराइल के साथ युद्ध में मिडिल ईस्ट का लगभग अधिकांश देश उससे प्रभावित हैं। अमेरिका सीधे सीधे इजराइल को अपना समर्थन देता है। तो एक तरह से ये हुआ। अगर ये 2 और चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो एशिया का यह पूर्वी छोर बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। इस पूरे हालात के बाद ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बनती है तो वह दिन दूर नहीं जब हम वर्ल्ड वार 3 के काफी करीब पहुंच चुके होंगे। यह अंदेशा जो है किसी भी संजीदा व्यक्ति को झकझोर सकता है, उसे उद्वेलित कर सकता है, आपको भी उद्वेलित करेगा। इस विचार को लेकर, इस बात को लेकर आपके मन में क्या विचार है, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। और फिर से आग्रह, चैनल नया है अतः इसे सब्सक्राइब करें, आपके सहयोग की आवश्यकता है। और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।